हाँ तो नमस्कार बच्चों, मैं 10वीं मैथ्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सारांश ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। बच्चों, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और हर प्रश्नों को आप नोट कीजिए और जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण होंगे और उनको भी आप नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहले है आपको जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो आपका इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो अंकगणित में आपको ये ध्यान रखना है कि अंकगणित की भी एक आधारभूत प्रमेय होता है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, उसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस लाइन को आपको ध्यान रखना है, ये सत्य असत्य में आ सकती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि जैसे कि 4 की पावर n, 6 की पावर n में n के किसी भी मान के लिए इस प्रकार की जो संख्या होती है वो शून्य पर समाप्त नहीं होती है। तो आपको इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको ये लिखना है, क्योंकि इन संख्याओं में क्या होता है 2 × 5 की पावर n के गुणनखंडों या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको व्यक्त हम नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। मतलब वही संख्या शून्य पर समाप्त होती है जिसके गुणनखंड जो होंगे, अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो 2 होंगे या 5 होंगे या 2 और 5 मिलकर के होंगे। तो वही संख्या जो होती है वो शून्य पर समाप्त होती है। इसके बाद आपको बच्चों ने ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पहले चैप्टर के लिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इसमें 6 और 20 का एलसीएम, एचसीएफ 26 और 91 का आ सकता है, या 96 और 404 का एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 505 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको वहां पर कर लेना है। एचसीएफ निकालना है आपको 306, 657, इसका एचसीएफ आपको दे रखा है 9 और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार का क्वेश्चंस भी आपको वहां पर कर लेना है। इसके बाद आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 धन 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए आपको पता ही है क्या करना है। इसमें 3 + 2√5 को a/b के रूप में वहां पर लिखना है, माना कि यह परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको वहां पर इस प्रकार से इसको करना है। इसके बाद महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव के लिए है सेकंड नंबर के चैप्टर में, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। घात 1 x धन b को रेखीय बहुपद कहते हैं। जिसमें घात नहीं होती है उसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। जिसमें घात होती है, 2 घात होती है, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और उस द्विघात बहुपद को यदि हम 0 के बराबर कर देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, अर्थात वर्ग समीकरण कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आपको नोट डाउन कर लेना है। रेखीय बहुपद x + b के शून्यंक आपको ध्यान रखना है, पिछली बार भी पूछा गया था। तो रेखीय बहुपद x + b, या इसके फॉर्म में कुछ दूसरा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि 4x + 5 = 0, ऐसा पूछ लिया और बोला कि भैया इसके शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्यंक क्या होगा, x = 5 उधर चला जाएगा, -5/4 इसका एक शून्यंक हो जाएगा। रेखीय बहुपद का एक शून्यंक होगा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शून्यंकों का योग एवं शून्यंकों के गुणनफल में क्या संबंध होता है बच्चों, ध्यान रखना है। अल्फा धन बीटा बराबर -b/a बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इन दोनों सूत्रों को, शून्यंकों के योगफल को और गुणनफल को सूत्रों को आपको याद रखना है। ये भी आपके सही जोड़े वगैरह में आ सकते हैं। अल्फा धन बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें दिए गए ग्राफों के आधार पर px बहुपद की शून्यंक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन वहां पर पूछा जा सकता है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। px यदि दिया हुआ है तो आपको x अक्ष के अकॉर्डिंग, x अक्ष वो जो दिया गया ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार काटता है, कितनी जगह काटता है, वो उसके शून्यंक होगा। जैसे कि इस पहले वाले में कितने शून्यंक है, आपके 2 शून्यंक है। दूसरे वाला फिगर जो आपको दिख रहा है, इसमें कितने शून्यंक है, इसमें आपका एक ही शून्यंक है। क्यों, क्योंकि x अक्ष को जो है वो एक ही जगह काट रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए ग्राफ को, तो इसमें जो x अक्ष को ये जो लाइन है, इस प्रकार का जो परवलय या वक्राकार जो भाग है, ये कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है, 1, 2 और 3। इस प्रकार से यहाँ पर 3 जगह, तो इसके शून्यंक होंगे वो 3 होंगे। ये आपको ध्यान रखना बच्चों। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि x² - 3 के शून्यंक क्या होंगे। तो x² - 3 के शून्यंक को x = ±√3, इसका एक शून्यंक प्लस होगा, +√3 होगा, एक शून्यंक -√3 होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है।
इस प्रकार के क्वेश्चन शून्यों का योग आपको दे दिया गया हो, शून्यों का गुणनफल दे दिया गया हो, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो बच्चों आपको बता रखा है किस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करना है। शून्यों का योग -3 गुणनफल 2 दे रखा है, तो a बटा बी माइनस a बटा बी अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो इस प्रकार से माइनस बी बटा ए को जो है वो -3 के बराबर करना है और सी बटा ए बराबर 2, क्योंकि गुणनफल 2 दे रखा है तो उसको सी बटा ए को 2 के बराबर करना है। इस प्रकार से आपको वहां पर तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकालना है। बहुत ही ध्यान से इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर लेना है, प्रैक्टिस आप कर लें। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका ये 15 वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। x² - 15 के शून्यंक, जिस प्रकार से x² - 3 के शून्यंक हमने किए ऊपर यहाँ पर, इसी तरीके से ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, दोनों के क्वेश्चन सेम है। इसमें इसका जो आंसर आएगा t बराबर +-√3 √15, और इसमें √3 आया था जैसे कि इसमें √15 आ जाएगा, +√15 और -√15। इस प्रकार से इसको करना है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न आपका दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि शून्यंक ज्ञात करने के लिए ही है, 4 u वर्ग प्लस 8 u के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से 4 u आपको ज्ञात करना है, तो u प्लस 4 u को कॉमन निकाल लेना है, u + 2 हो जाएगा, तो u बराबर 0 और u बराबर -2, इसके 2 शून्यंक हो जाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आप देख लेना है। इसके बाद है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों आपको जो कंडीशन है तीनों याद रख लेना है, तीनों में से कोई भी कंडीशन आपकी पूछी जा सकती है बच्चों, ध्यान रखें। इन तीनों कंडीशंस को आपको नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है, बार बार लिखना है। वो ये है कि रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी हैं, एक दूसरे को काटती है किसी बिंदु पर, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसको हम अद्वितीय हल होंगे, और या इस प्रकार के रैखिक समीकरण को अविरोधी रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। असंगत समीकरण युग्म क्या होते हैं, जिसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में बराबर होंगे, मतलब रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, सभी बच्चों को पता होगा। इसके बाद रेखाएं समपाती है तो संगत मिश्रित आश्रित समीकरण युग्म होंगे, इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, इसमें अपरिमित अनेक हल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद आपको यहाँ पर इससे संबंधित सेकंड चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको कर लेना है। जैसे कि 2 रेल की पटरियाँ हैं, x + 2y आपको दिख रहा होगा बराबर 4 है, 2x + 4y बराबर 12 है, द्वारा निरूपित रेखाएं क्या एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी। तो काटेगी तो क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 आपको वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा, और यदि नहीं काटेगी तो आपको वहाँ पर इसके लिए चेक करना है। आराम से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद आता है अपना अगला, इससे संबंधित क्वेश्चंस है, ये देख लीजिए आप, क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको करना है। इसमें प्रतिस्थापन विधि का एक क्वेश्चन आपको करना है, संपूरक कोणों वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इसको भी आपको करना है। इसके बाद m का मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है, 2x + 3y = 11, इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आपको कर लेना है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चंस आपको आना चाहिए बच्चों। इसके बाद महत्वपूर्ण जो है इसमें ये चीज़ को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए। तो इसमें x² + bx + c बराबर 0 में a बराबर नहीं 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीधराचार्य सूत्र पिछली बार भी आया था, आपको ध्यान रखना है। x = -b + √b वर्ग - 4ac/2 होता है। इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस यहाँ पर सामान्यतः जनरली बनते हैं वो है जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, या 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये 3 कंडीशन, जिस प्रकार से वहाँ पर समीकरण में रैखिक समीकरण में हमने 3 कंडीशंस याद करी थी, इसी प्रकार से यहाँ पर कंडीशंस याद करनी है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d का मान आपको सबको पता है, d का मान 0 से बड़ा है, d का मान 0 है, या d का मान छोटा है 0 से, तो उसका उस स्थिति में मूल क्या होंगे। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, और 2 वास्तविक मूल नहीं, बराबर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इन तीनों कंडीशंस को आपको राइट डाउन कर लेना है, लिख देना है। इसके बाद अगला है यहाँ पर इसी से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन कर लेना है। द्विघात समीकरण का विविक्त कर याद करने का सवाल, k का मान ज्ञात करना, यदि विविक्त कर आपको मतलब d बराबर 0 के बराबर करना, समीकरण के 2 मूल बराबर हैं, तो यदि कोई द्विघात समीकरण के मूल यदि बराबर हैं तो उस स्थिति में हम जानते हैं क्या होता है, d का मान 0 के बराबर आपको करना है इस क्वेश्चन में। इसके बाद विविक्त कर ज्ञात करने का कोई भी सवाल आपको पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले चैप्टर 5 के लिए जो अति महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ लिख दी है, और इनको तो आपको याद करना ही है और नोट डाउन करना है।
समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद का अंतर समान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर होता है डी को कैसे निकालते हैं, दूसरी पद में से अगले पद को वहां पर घटा देते हैं। समांतर श्रेणी का ये पिछली बार आया था, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से इसको व्यापक रूप कहते हैं। सार्वंतर जो होता है वो हमेशा कभी भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73 और डेश क्या यह एपी है, तो यहाँ पर यह एपी है। आपको इस बात को भी नोट डाउन कर लेना है बच्चों। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये यहाँ पर परिमित एपी के अंतिम पद दिया जाता है। परिमित एपी किसे बोलते हैं, जिसमें अंतिम पद दिया जाता है। और अपरिमित एपी क्या होता है, अपरिमित समांतर श्रेणी होती है जिसमें अंतिम पद नहीं होता है, उसको हम अपरिमित एपी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ पर सामने दिख रहे हैं, इनको नोट डाउन कर लें। और आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से सार्वंतर निकालने का सवाल आ सकता है, एपी ज्ञात करने का, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य है, यह आ सकता है। 20वां पद ज्ञात करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको ध्यान रखना है। और वो ये है यहाँ पर कि प्रथम 1000 धनात्मक धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो आपको एक सूत्र है, उस सूत्र को भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम n धन पूर्णांकों का जो योग है उसका सूत्र आपको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए। Sn बराबर होता है n/2 n+1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फार्मूला है। n धन पूर्णांकों का, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग का सूत्र है। इस सूत्र में आप जो है मान रख दीजिए, n की वैल्यू जितने भी धन पूर्णांकों का संख्या दे रखी हो, जैसे कि n का मान 1000 है तो यहाँ पे 1000 रख दीजिए, 1000 धन 1 और बटे 2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, इसमें एक चीज़ यहाँ पर लिख रखी है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें ABC AP है, तो ABC AP में है तो आपको ध्यान रखना है B बराबर होता है, याद कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। B बराबर A+C/2 होता है। और B को क्या बोलते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ABC यदि समांतर श्रेणी में है तो इसमें B को क्या बोलते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। और B का मान हम निकाल सकते हैं, B बराबर A+C/2 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना बच्चों। इसके बाद यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 जो कि बच्चों को बहुत कठिन लगता है लेकिन बहुत ईजी है, आपको यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से कर लीजिए तो निश्चित रूप से आप अपने पेपर में कुछ कर पाएंगे। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि 6ठे चैप्टर में आपके जो त्रिभुज का है उसमें समरूपता, सर्वांग समता हमने 9वीं में पढ़ी है। समरूपता में क्या होता है, एक जैसी आकृति होती है, छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन आकृतियां एक जैसी होती है, उनको समरूप आकृतियां कहते हैं। सर्वांग सम आकृति में सब जानते हैं, एक जैसी हूबहू एक जैसी होती है, उनको हम सर्वांग सम कहते हैं। चूंकि हम यहाँ पर 10वीं में सर्वांग सम नहीं जबकि समरूप पढ़ रहे हैं तो फिर सभी सर्वांग सम जो होती है वो समरूप होती है। परंतु सभी समरूप जो आकृतियां होती है वो आवश्यक नहीं कि सर्वांग समरूप हो। सभी जितनी भी आकृति समरूप वाली है वो सभी आवश्यक नहीं कि सर्वांग सम हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुभुजों में क्या होता है, उनके संगत कोण बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं, संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो वे समरूप होते हैं। ये दोनों कंडीशन बहुभुजों में लागू होना चाहिए, परंतु दोनों में से एक का ही संतुष्ट होने पर यह समरूपता के लिए पर्याप्त, बहुभुजों के लिए पर्याप्त नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, इसमें 1.5 सभी भुजाओं की माप 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 333 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं तो अनुपातिक है लेकिन ये दोनों चतुर्भुज जो है वो समरूप नहीं है, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद त्रिभुजों में क्या होता है, त्रिभुजों में ऐसा नहीं होता है। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, सदैव समान होता है। ये आपको थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसको जो है, इस कथन को आपको ध्यान रख लेना है, याद कर लेना है। इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अथवा थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसमें जो थेल्स प्रमेय के संबंध में ये बात है इसको आपको नोट कर लेना है। ये त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने, इसमें आपको जो ABC त्रिभुज, इसमें DE जो रेखा है, बीच वाली जो रेखा है, ये रेखा इस आधार BC के समांतर है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर AD/DB बराबर AE/EC हम लिख सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर, मैंने एक और चीज़ यहाँ पर लिखी है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, और वो ये है कि AD/AB बराबर AE/AC भी हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना, सत्यासित करने में आ सकता है। भुजाओं को
विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। मतलब कहने का ये है बच्चों कि भुजा यदि समांतर है तो क्या होगी, भुजाएं अनुपातिक होगी। यदि तीसरी जो भुजा है, जो भुजा आपने बीच में से उन दोनों भुजाओं को किसी बिंदु पर काट रहे हो, वो भुजा आधार के यदि समांतर है तो वो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, और समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो समांतर है। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद प्रश्न, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये पहला ही क्वेश्चन है 6.1 का आपका, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको कर लेना है। इसके बाद आपका इसी से संबंधित ये हो गया आपका। इसमें जो क्वेश्चन है अगले वाले में, इसी त्रिभुज से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर मैंने थोड़े से लिखे हैं, आप ध्यान से इनको नोट डाउन कर लीजिए। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F हैं, तो निम्न स्थितियों के लिए AF समांतर है QR, किन स्थितियों के लिए AF PF के समांतर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भुजाएं यदि समानुपात में है तो जो रेखा जो होगी वो समांतर होगी, और समानुपात में नहीं है तो वो रेखा समांतर नहीं होगी। 6.2 का जो क्वेश्चन, 6.1 6.2 के जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद त्रिभुजों की समरूपता के लिए जो कसौटियाँ हैं वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें यदि कोण बराबर हैं तो भुजाएं अनुपातिक होगी, भुजाएं अनुपातिक है तो कोण बराबर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, सदैव आपको ध्यान रखना है। तो इसके संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए, इसको ध्यान से देखिए। इसमें PQ समांतर है, RS दे रखा है, तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ जो है वो त्रिभुज SOR के समरूप है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको कर लेना है। इसके बाद 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके 6.1 6.2 में है, तो आप उसको देख लीजिए, इसको करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है आपका वो भी कर लेना। अब चैप्टर नंबर 7 जो है, इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। एक्स अक्ष के निर्देशांकों को भुज कहते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांकों को बच्चों कोटि कहते हैं, आपको ध्यान रख लेना है, नोट कर लेना है। इसके बाद इसमें एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, एक्स अक्ष पे किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x0, मतलब जैसे कि 5 0 4 0 -5 0, ये सभी एक्स अक्ष पर होते हैं। y अक्ष पर x का मान 0 होता है, और y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 3 0 5, मतलब x का मान वहां पर 0 होता है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। y बराबर ax + b + c का आलेख परवलय होता है, ये भी बच्चों आपको नोट डाउन कर लेना है, ये ध्यान रख लेना है। इसके बाद आपका है, जब रेखिक समीकरण x + b का रेखीय आलेख, मतलब रेखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, रेखीय होता है बच्चों, ध्यान रख लेना है आपको। और जो ज्यामिति का, और इसमें निर्देशांक ज्यामिति का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है, भौतिकी में, इंजीनियरिंग के अंदर इसका उपयोग होता है, भूकंप, कला, समुद्री परिवहन आदि आदि में इनका उपयोग होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 से आपको दूरी सूत्र बच्चों ध्यान रखना है। कोई भी दूरी सूत्र आपको किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जा सकता है, तो दूरी सूत्रों को आपको याद कर लेना है, इनको लिख लेना है, किस प्रकार से हमें सूत्र के अंदर मान रखना है ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 1 2 और 3 4 इस प्रकार का बिंदु दिया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर x1 y1 बिंदुओं को नाम दे देना है, x2 y2 इस बिंदु को नाम दे देना है, और फिर आराम से आपको दूरी सूत्र निकालना है। विभाजन सूत्र जो है वो भी आपको ध्यान रखना। और एक चीज और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना यहाँ पर कि मूल बिंदु दिख रहा होगा आपको, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी सूत्र आपको ध्यान रखना है √x² + y² होता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन दे दिया 4 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, इस प्रकार का क्वेश्चन है आपको दे दिया, या 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है बच्चों। तो कुछ नहीं करना, केवल √3 का वर्ग धन 4 का वर्ग करना है। तो √3 का वर्ग 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, √25 का मतलब 5। बहुत ही ईजी है इस प्रकार के क्वेश्चंस को करना। इसके बाद आपको ध्यान रखना है विभाजन सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, M1 M2 विभाजन सूत्र मैंने लिख दिया है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कोई भी दो बिंदु दे दिया x1 y1 और x2 y2,
ठीक है। और आपको इनके दोनों के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र क्या करना है आपको, x1 और x2 दोनों को जोड़ करके बटे में 2 करना है, y1 और y2 को दोनों को जोड़ करके बटे में 2 करना है, आंसर लिखना है। जैसे कि एक बताता हूं मैं आपको, मैंने लिख दिया 1 2 और 3 3, सपोज कीजिए, या 3 4 जो भी है, ठीक है। 1 2 और 3 4 का मध्य बिंदु बताओ। तो मध्य बिंदु क्या होगा बच्चों, 1 और 3 को जोड़ो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 बटे 2 कितना आएगा, 2। तो मध्य बिंदु एक तो 2, x का निर्देशांक 2 आ गया। अब 2 और 4 को जोड़ना है, कितना आएगा 6, 6 के बटे में 2 करना है, कितना आ गया 3। तो इसका जो मध्य बिंदु आ गया कितना, 2 और 3 आ गया। इस प्रकार से आपको मध्य बिंदु निकाल देना है। तो ये क्वेश्चन है आपका। इसमें अनुपात यदि के अनुपात 1 के रूप में दिया जाएगा तो इस प्रकार से सूत्र, विभाजन सूत्र को हम चेंज कर सकते हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, आप लोग यहाँ पर 7 क्वेश्चंस महत्वपूर्ण यहाँ पर मैंने निकाले हैं, आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उनको याद करिए, इनको लिखिए, इनको करिए और बार बार करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस ही निश्चित रूप से आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ डिस्कस करता हूँ, क्या बिंदु जो है तो 3 बिंदु दे दिए, बोल दिया भाई यार बताओ रेखी ये जो बिंदु है वो संरेखी है या नहीं, या फिर x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है आपको, और 7 1 और 3 5 से जो समदूरस्थ है, या x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है 2 5 और 2 -2 और 9 से समदूरस्थ है, या y का वह मान ज्ञात करें जिनके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 है। या फिर ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पिछली बार भी और कई बार आ चुका है, जैसे कि कोई भी 4 बिंदु के निर्देशांक दे दिए और बोला कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो P का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चंस भी आपको कर लेना है। एक यहाँ पर 7वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। 7वां क्वेश्चन है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 है। तो आपको बच्चों इसको क्या करना है, इसमें मध्य बिंदु वाला जो है वो कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक वृत्त है, इसका व्यास है AB, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ AB, केंद्र आपको दे रखा है 2 -3, यहाँ 2 -3 इसका केंद्र दे रखा है बच्चों, और B के निर्देशांक दे रखे आपको 1 4, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, A के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो A के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको इसमें x1 + x2 बटे 2 बराबर, अब ये मध्य बिंदु कितना दे रखा है 2, x का निर्देशांक 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, समझ में आ रहा। मतलब ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको x1 और 1 को जोड़ना है और बटे में 2 करना है, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, वापस से बोल रहा हूँ मैं एक बार और, इसमें आपको क्या करना है, B के निर्देशांक दे रखे हैं वो है आपका कितना 1 4 और केंद्र के है 2 -3, ओके। अब इसके निर्देशांक ज्ञात करना आपको, इसके निर्देशांक क्या होंगे, A के निर्देशांक। तो बहुत सिंपल है, 1 और यहाँ पर चूंकि इसके मान नहीं तो यहाँ पर मैंने x और y मान लिया। चलो तो x - 1 इसको बटे 2, मतलब x को और इस 1 को जोड़ना है और बराबर में क्या करना है 2, मध्य बिंदु कितना दे रखा है 2, x के निर्देशांक दे रखे हैं। अब 2 दूना कितना हो गया 4, यार 1 उधर चला गया तो x का बराबर कितना हो गया 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है, समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरह से अब y का मान निकालना है तो y + 4, समझ में आ रहा होगा आपको, बटे 2 बराबर -3। अब ये 2 उधर चला गया, 2 3 6 माइनस का 6 हो गया और 4 उधर आया तो -4 -6 -10 हो जाएंगे। तो इसके निर्देशांक कितने होंगे 3 - 10 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है बच्चों और इनको ध्यान से आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।